यूपी बोर्ड कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी लगी है पंचलाइट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक कथाकार थे। इनके द्वारा रचित उपन्यास मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इनकी कहानी संग्रहों में ठुमरी तथा आदिम रात्रि की महक अधिक प्रसिद्ध है। वैसे इनकी कहानियों में लाल पान की बेगम, रस पीरिया और तीन बिंदिया प्रसिद्ध कहानियां हैं। और अगर सबसे लंबी कहानी की बात की जाए तो रेणु की जो सबसे लंबी कहानी है वो है तीसरी कसम, जिस पर फिल्म भी बन चुकी है। आइए आज बात करते हैं रेणु द्वारा रचित कहानी पंचलाइट के कथा प्रसंग पर। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। रेणु द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। महतो टोली में गांव के कुछ अशिक्षित लोग रहते हैं जिन्होंने 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं और सभी पंचायतों में अलग सभा चट्टी है, दरी, जाजिम, शतरंजी, पेट्रोमैक्स सब कुछ है। लेकिन महतो टोली में पेट्रोमैक्स नहीं था तो उन्होंने उसे खरीद लिया। शेष बचे 10 रुपये जो थे उनसे पूजा की सामग्री खरीदी, क्योंकि बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज़ का पुण्य नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी तो पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी, यह गांव वालों का मानना था। सभी मेले से दिन दहाड़े ही गांव लौट आते। सबसे आगे गांव का छड़ीदार जो पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर आगे आगे चल रहा था। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुटंकी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीदा हुआ महतो? अब महतो को गुस्सा आया, देखते नहीं हैं पंचलाइट है। बामन टोली के लोग तो ऐसे ही बात करते हैं, अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे के पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। सारे औरतें, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी अपना काम छोड़कर दौड़े चले आए, क्योंकि पंचलाइट आ गया था। छड़ीदार अग्नू महतो रह रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा, हाँ दूर से, जरा दूर से, छूछा मत करो, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्द से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोली की कीर्तन मंडली के मुलगैन ने अपने भगतिया पक्षकों को समझा कर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, यदि आज आखिर धरने में डेढ़ बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। सूरज डूबने से 1 घंटा पहले ही सभी लोग इकट्ठा हो गए। कोई गपशप, कोई बात नहीं, सभी एक साथ बैठ कर के पंचलाइट की कथा ही सुन रहे थे कि सरदार जी ने कैसे मोल भाव करके उसे खरीदा, फिर उसका बक्सा भी लिया और उसके बाद छड़ीदार ने औरतों की मंडली को सुनाया कि रास्ते में सन सन बोलता था पंचलाइट, लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया और सवाल पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। यह बात तो पहले किसी के दिमाग में आई ही नहीं थी। पंचलाइट खरीदने से पहले तो किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं, अब खरीदने के बाद भी नहीं सोचा। सब पूजा की तैयारी हो गई, कीर्तनिया लोग बैठ गए और गांव वालों ने आज तक ऐसी कोई चीज़ खरीदी ही नहीं थी जिसे जलाने बुझाने का झंझट है। कहावत है ना, भाई रे गाय लूँ तो दूहे कौन। लो मजा, अब इस कल कब्जे वाली चीज़ को कौन बाले। यह बात नहीं कि गांव भर के में कोई पंचलाइट बालने वाला नहीं, बालने मतलब जलाने वाला।
हर एक पंचायत में पंच लाइट है, उसको जलाने के जानकार भी हैं, लेकिन यह भी बात है कि नई चीज़ है और बाहर के दूसरे टोले के लोगों से अपने नेम टेम को शुभ करके शुरुआत कराना अच्छी बात तो नहीं। और ऊपर से जिंदगी भर ताना भी सुनना पड़ेगा। लोग कहेंगे कि तुम लोगों का पंचलाइट पहली बार दूसरे के हाथ से। न न, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोलों से न कहा जाए। चारों ओर उदासी छा गई और आज तो घर में किसी ने ढिबरी भी न जलाई थी, तो अब पंचलाइट के सामने ढिबरी कौन बालता। सब किए कराए पर पानी फिर गया। अब क्या किया जाए किसी की समझ में नहीं आ रहा था। एक नौजवान ने आकर सूचना दी कि राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, ठीक है, भगवान ने हंसने का मौका दिया है तो हंसेंगे ही। एक बूढ़े बनिए ने आकर खबर दी कि रुदल साहब बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलाइट का पंपू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में एक बात बार बार आकर लौट जाती है। वह कैसे बोले। वह जानती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी बंद है। मुनरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिनों से चढ़ा था, दूसरे गांव का से आकर बसा भी था, इसीलिए पंचों ने उस पर जुर्माना लगाया और नहीं तो हुक्का पानी बंद। इसी से गोधन पंचायत से बाहर है, तो उसका नाम मुनरी ले कैसे। उधर जाति की इज्जत का भी सवाल था। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में कहा, चिगो चिध ची न। कनेली मुस्कुराई, गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू तो कह दे सरदार से। कलेनी ने चिल्लाकर कहा, गोधन जानता है पंचलाइट बालना। कौन? गोधन जानता है बालना, लेकिन उसका हुक्का पानी तो बंद है, वह जाति से बाहर है। फिर क्या किया जाए। इस समय तो गांव की इज्जत का भी सवाल है। फिर यह तय किया गया कि गोधन को खोल दिया जाए और उसे वापस बुलाया जाए। छड़ीदार गया बुलाने उसे, लेकिन गोधन ने आने से मना कर दिया। छड़ीदार रोनी सूरत बनाए वापस चला आया। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के, और गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई, गोधन को मना लाई। सबके चेहरे पर रोशनी चमक गई। गोधन चुपचाप ललटेन में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री शुरू की। गोधन ने पूछा, स्प्रिट कहाँ है? बिना स्प्रिट के जलेगा कैसे? लो मजा। अब यह तो दूसरा बखेड़ा खड़ा शुरू हो गया। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। सब में फिर मायूसी छा गई, लेकिन गोधन था बड़ा होशियार। उसने बिना स्प्रिट के पंचलाइट जलाया। थोड़ा गरी का तेल तो ला दो। मुनरी दौड़कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट की रोशनी धीरे धीरे आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर में सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी, तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी के जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहा, सुनी, माफ़ करना,
मेरा क्या कसूर। सरदार ने भी गोधन को प्यार से बुलाया और कहा कि तुमने जाति की इज्जत रख ली है, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी ने रात को गोधन को घर आकर खाना खाने का निमंत्रण भी दे दिया। गोधन ने एक बार फिर मुंदरी की ओर देखा। मुंदरी की पलकें झुकी। कीर्तनिया लोग एक साथ जय ध्वनि करके जय हो और पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। इस कहानी की जो खास विशेषताएं हैं उनको यदि देखा जाए तो रेणु ने जो ग्रामीण आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया है उससे कहानी की जीवंतता बढ़ गई है। उनकी कथा भाषा रोज़मर्रा की शब्दावली है और उसमें व्यंजकता घुली मिली है। कुल मिलाकर यह एक सफल कहानी है।